नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज मुंबई की सड़क पर आमने सामने उद्धव और शिंदे। 60 साल शिवसेना के, लेकिन बाला साहब को तोहफा कितना जबरदस्त दिया है मोदी ने। आज अगर ये बात मैं कहूं तो अतिशयोक्ति रत्ती भर नहीं होगी। मैं तो कह रहा हूं, आप उसका सजीव वर्णन सुन लीजिएगा भाव से। वो बाला साहब ठाकरे जिसने अनकंडीशनल सपोर्ट किया नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी बाला साहेब के सामने खड़े होने की हैसियत में नहीं थे। जिस समय नरेंद्र मोदी को बचाया, नरेंद्र मोदी की कुर्सी बचानी हो या अमित शाह को बचाना हो, बाला साहब ने कभी नहीं सोचा। और वाह रे साहेब वाह, इनको अगर भारत के लोग ऐसी कहानियों से भी ना समझ पाए तो हम तो रोज कहते हैं कि इंडिया डिजर्व्स मोदी। साहेब उसी बाला साहेब के परिवार को पूरी तरह बर्बाद करने की ठान चुके हैं। ठान क्या चुके हैं, वो आप समझ लो बर्बाद ही कर दिया, करीब करीब बर्बाद कर दिया, कुछ बचा नहीं है। जिसने, आप सोचिए आप किसे चुन रहे हैं। बाला साहेब ने जिसे चुना था उसे आप चुन रहे हैं। क्या रिटर्न मिला? पूरा परिवार तबाह। तो आप कैसे बच जाएंगे? जो बाला साहेब को नहीं बख्शा वो आपको और हमें बख्श देगा। अभी 6 सांसद छिपाए जा रहे यहां से वहां। हो गया काम, तो हो गया, नंबर सेट हो गया, जो नंबर चाहिए था उनको यहां वहां ढका जा रहा, छिपाया जा रहा है। लेकिन खेल यही नहीं खत्म हुआ है। 16 विधायक, 25 पार्षद। अगला टास्क, मोदी जी आराम से नहीं बैठते हैं कभी भी। जब तक विपक्ष में तबाही ना हो, बर्बादी ना हो, आराम से नहीं बैठते। वो टीम नहीं बैठती आराम से। अब टारगेट 16 विधायक, 25 पार्षद, बीएमसी में 2/3, वो सारा बेसिकली लगता क्या है कि ये शिंदे कर रहे हैं, ये फलाने कर रहे हैं, ढिमकाने कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं करता। ये सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। बाकी तो सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं। वो फिल्म में जो बोला था एक में, बाबू मोसाय वाले में, कि रंगमंच की कठपुतलियां हैं, तो सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं। डोर एक के पास है, ऊपर वाले के पास, उस डोर से नचाता है। भाव को लाइए, मैं आपको खबर दिखाऊं और फिर महाराष्ट्र का मामला समझा जाए। भाव से स्वागत है। भाव लाओ भैया, दिखा दो हेडलाइन। शिवसेना का स्थापना दिवस आज, ऑपरेशन टाइगर के बीच दोनों गुटों का शक्ति प्रदर्शन, पुलिस ने जारी किया अलर्ट, क्या बागी थामेंगे शिंदे गुट का दामन। आगे चलिए, अगली हेडलाइन। ऑपरेशन टाइगर के बाद ठाकरे गुट को एक और झटका, शिवसेना नेता का दावा, सांसदों के बाद अब विधायक भी बदलेंगे पाला। अगली हेडलाइन। बीएमसी में उद्धव गुट के 25 पार्षद एकनाथ शिंदे के संपर्क में, शिवसेना का बड़ा दावा। अब देखिए, विधायक पार्षद, सांसद से शुरू हुआ, विधायक पार्षद कुछ नहीं छोड़ना है भाई, खाली कर दो एकदम, इनको घर खाली कर दो। जरा भीतर आते हैं, सारी हेडलाइंस का एक साथ, अंदर की खबरों को एक साथ एक सीक्वेंस में देखते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। शिवसेना शुक्रवार को अपना 60वां स्थापना दिवस मना रही है। इस खास मौके पर पार्टी के दोनों गुट एक बार फिर आमने सामने हैं। दो गुट शक्ति प्रदर्शन की भी तैयारी में है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गोरेगांव के नेस्को सेंटर में भव्य कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जबकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूपीटी सायन में कर रहे हैं। सन्मुखानंद सभागृह में स्थापना दिवस मना रहे हैं। समारोहों के मद्देनजर पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है। हाई अलर्ट जारी इस लेवल पे है कि सड़क पर कहीं आमने सामने ना आ जाए। मतलब कुल मिला जुला करके शिंदे वालों को प्रोटेक्शन देना है। उद्धव वाले कहीं ऐसा ना हो कि गद्दार वाला हिसाब किताब होने लगे रोड पे। कुल मिला वही है। उसको और समझना है तो यहाँ समझिए, जो 6 सांसद बगावत किए हैं, उन 6 सांसदों को कैसी सिक्योरिटी दी गई है। अभी विलय की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। माना जा रहा है कि अध्यक्ष कार्यालय को कुछ सांसदों की व्यक्तिगत उपस्थिति की जरूरत पड़ सकती है। ओम बिरला को जो पत्र सौंपा गया है 6 सांसदों का, जिसके बाद ही अंतिम फैसला हो पाएगा। बता दें कि संभावित सुरक्षा खतरे को देखते हुए उद्धव गुट के सभी 6 बागी सांसदों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इन सांसदों को तत्काल प्रभाव से Y+ श्रेणी के बराबर स्थानीय सुरक्षा उपलब्ध कराने को कहा गया है। अब बताओ आप,
जनप्रतिनिधि, ये सांसद मत कहिए, जनप्रतिनिधि होते हैं। जनप्रतिनिधि कोई ऐसा निर्णय लेता है कि जिसके बाद उसको वाई सिक्योरिटी वाई प्लस देनी पड़ती है। वो निर्णय क्या होगा? इसका मतलब वो निर्णय जन विरोधी होगा, जन भावनाओं के विपरीत होगा, तभी तो सिक्योरिटी चाहिए। और नहीं तो अगर उद्धव ठाकरे और उसकी पार्टी गुंडों की और आतंकियों की पार्टी है, इतना बड़ा गुंडे हैं सब, तो आप बंद कर दो, उठाओ, पार्टी की मान्यता कैंसिल करो, सब कैंसिल करो, उद्धव को जेल डाल दो। अब देखिए आगे, बच्चू कडू, एक एक नाम सुन लीजिएगा, आगे इनकी सब कुंडली सुनेंगे आप। बच्चू कडू ने एकनाथ शिंदे की राजनीतिक रणनीति की सराहना करते हुए कहा कि सांसद आ चुके हैं, अब कुछ विधायकों के भी आने की संभावना है। शिंदे साहब की प्लानिंग बिल्कुल सटीक है। जो नेता और जनप्रतिनिधि भविष्य की राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हैं, वे अपने फैसले ले रहे हैं। भविष्य में तो तुम लोग जो है सब्जी मंडी में सब्जी बेचने की जगह नहीं पाओगे, देखना न भाजपा आई। इस बीच शिंदे गुट के नेताओं ने पहले भी दावा किया था कि ठाकरे गुट के कई सांसद और विधायक उनके संपर्क में हैं। इतना ही नहीं, ठाकरे गुट के 16 विधायकों के संपर्क में होने का दावा भी शिंदे गुट की ओर से किया गया था। और आगे चलिए। इन राजनीतिक घटनाओं के बीच यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि पार्टी के भीतर असंतोष और संभावित टूट की चर्चाओं को रोकने के लिए यह बैठक अहम साबित हो सकती है। वहीं सांसदों की बगावत पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने बागी सांसदों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और शिंदे गुट की कड़ी आलोचना की है। और आगे चलिए। इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई है। इस इमरजेंसी मीटिंग को पिछले बार इमरजेंसी मीटिंग कॉल की थी तो सांसद चले गए। इस बार इमरजेंसी मीटिंग कॉल की है, विधायक जाएंगे। शिवसेना नेता अमेय घोले, एक और ये नेता हैं शिंदे के, अमेय घोले ने दावा किया कि यूबीटी के कम से कम 25 कारपोरेटर शिंदे गुट के संपर्क में हैं और जल्द ही पार्टी बदल सकते हैं। घोले ने आरोप लगाया कि उद्धव गुट अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को पर्याप्त महत्व नहीं दे रहा है। उनका कहना है कि सांसदों और विधायकों को पार्टी नेतृत्व से मिलने के अवसर नहीं मिल रहे, जिससे असंतोष लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि कई नेता अब शिंदे के नेतृत्व और उनके काम करने के तरीके को पसंद कर रहे हैं। 25 कारपोरेटर, इस 25 कारपोरेटर में खेल जो बताया जा रहा है कि 2/3 बीएमसी में संख्या को पहुंचा दें शिंदे। 2/3 देखिए आगे है भी। शिवसेना का दावा है कि उसने सेना यूबीटी के 2/3 कारपोरेटरों को अपने साथ लाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके लिए पार्टी के सांसदों, विधायकों और स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वहीं दीपक सावंत की सदस्यता जिला जाति जांच समिति द्वारा उनका जाति प्रमाण पत्र अमान्य घोषित किए जाने के बाद खत्म हुई है। इस घटनाक्रम ने उद्धव ठाकरे गुट की चिंता और बढ़ा दी है, खासकर ऐसे समय में जब पार्टी लगातार राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है। अब ये हो गई कहानी। इसके बाद बाइट सुना देते हैं, फिर भाव पास चलते हैं ताकि नॉन स्टॉप, क्योंकि महाराष्ट्र में एक एक चीज हम तो खाली बता रहे हैं पढ़ के, समझा जाए। सुनाइए। शिवसेनेचा आज 60चा सोहळा आहे, हिरक महोत्सव खऱ्या शिवसेनेचा। आता 60 वर्ष हा एक मोठा कालखंड शिवसेनेनं पाहिला। बाळासाहेब ठाकरेंनी, त्यानंतर माननीय उद्धव ठाकरे यांनी 60 वर्षापूर्वी मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी स्थापन झालेली ही संघटना या संघटनेला ही संघटना 6 महिनेही टिकणार नाही, शिवसेना असं तेव्हा बोललं जात होतं चेष्टेने। आणि मुंबई ठाण्याच्या पलीकडे ही शिवसेना जाणार नाही असे अंदाज ज्यांनी मांडले ते फोल ठरले। शिवसेनेनं मुंबई, ठाणे, महाराष्ट्र काबीज केला, दिल्लीपर्यंत पोहोचली आणि शिवसेनेनं 60 वर्षाची घोडदौड केली। ये सब बिके हुए लोग हैं, ये पैसे के पीछे वो लोग पागल हो गए हैं। उनको ना कोई निष्ठा है, ना लॉयल्टी है, गांजा पीते हैं, नशा करते हैं और इस प्रकार की बातें करते हैं। और क्या है, आप क्यों ध्यान देते हो? आपको मालूम है किशोर पाटिल कहाँ से आते हैं? आपको मालूम है? आपको मालूम नहीं है तो आप ये सवाल नहीं पूछना चाहिए।
किशोर पाटिल जैसे लोग जो है, मैं उनको नहीं पहचानता हूँ, मुझे मालूम नहीं आदमी कौन है, और आप उनके नाम से मुझे सवाल पूछ रहे हो। हेडलाइन चल रही है एक न्यूज चैनल, हेडलाइन कौन चलाएगा? हेडलाइन तो किसकी भी चलती है ना, आजकल गद्दारों की बड़ी हेडलाइन चलती है, निष्ठावान हेडलाइन नहीं चलती मीडिया में। चलिए अभी सिर्फ चलते हैं, बाकी अगर कुछ छोटा मोटा बचा होगा तो फिर दिखाएंगे। भाऊ, हेडलाइन तो किसी की चल रही है, अगर किसी की चल रही है तो सिर्फ अब मोदी और मोदी की कंपनी की चल रही है, बाकी हेडलाइन छोड़ दीजिए, कौन गद्दार है कौन वफादार है। सांसदों पर संतुष्टि नहीं, विधायक पार्षद टारगेट पर है। बाला साहेब की बनाई हुई पार्टी 60 साल की हो गई। यही नरेंद्र मोदी हैं, बाला साहेब इकलौते थे जब खुल करके खड़े हुए गुजरात में भी। यही जो है अमित शाह हैं जो मुंबई में जाकर के मातोश्री पर इंतजार किए और फिर कहां कहां फोन किया बाला साहब ने जज को, और क्या क्या कैसे बचाया। आज बाला साहब की पार्टी, मतलब यहां पर मैं एक इंसान के रूप में, बहुत टेक्निकल मसला तो आगे चर्चा करेंगे, पहला सवाल मैं एक मतलब आदमी की सोच की, कैसे लोग होते हैं, ये कौन सी कला है, ये कौन सा इनकी महारत है, ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक है। जो आदमी पटरी पे चाय बेचता था, मैं बोलता हूँ चाय रेलवे स्टेशन पे नहीं बेचते थे, मैं जरा कुछ बता दूं आज आपको। संघ कार्यालय के सामने अहमदाबाद में एक चाय की दुकान थी, मोदी जी के गांव के किसी व्यक्ति की, वहां चाय बेचते थे। वहां से संघ में गए, संघ में वो काम करने लगे। जिन लोगों ने, जिस संघ ने उनको आगे बढ़ाया वो उनके नहीं हुए। जिस केशु भाई ने उनको आगे बढ़ाया वो उनके नहीं हुए। जो वाघेला उनको मोटरसाइकिल पे बैठ के घुमाया करते थे, 24 घंटे साथ में रखते थे, वो वाघेला के नहीं हुए। ये सब चीजें सामने थी। ये बातें केशु भाई पटेल लगातार आडवाणी जी को बता रहे थे, लेकिन आडवाणी जी का पुत्र प्रेम अंधत्व, मतलब धृतराष्ट्र जैसा हो गया था। उनको उन्होंने बोला था कि एक दिन आप रिग्रेट करोगे, आडवाणी जी ने वो भी नहीं सुना। जब गोधरा हुआ और राजधर्म को लेके आपको यदि देखना है तो आप अरुण शौरी का यूट्यूब पे वो क्लिप पड़ा हुआ है, जिसमें अरुण शौरी भी उस प्लेन में थे जो गोधरा के बाद जा रहे थे अटल जी। जब अटल जी अरुण शौरी को कह रहे थे कि मैं किस मुंह से गुजरात की जनता का सामना करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आडवाणी जी अड़े हुए थे कि किसी भी हालत में मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा। तब अकेले आडवाणी जी नहीं थे, बाल ठाकरे ने भी मुंबई से अटल जी को यहां तक बता दिया था कि फिर शिवसेना को विचार करना होगा समर्थन देने का। आप नरेंद्र मोदी को पद से नहीं हटा सकते। उस नरेंद्र मोदी ने को ये बाल ठाकरे का रोल था। उसके बाद क्या हुआ, अरे जिसने उंगली पकड़ के राजनीति में इतने बड़े पोस्ट तक पहुंचाया, उसी आडवाणी जी को आपने मार्गदर्शन मंडल में डाल के घर बिठा दिया, तो शिवसेना तो बहुत दूर की बात है। नरेंद्र मोदी जी के जीवन में सिवाय नरेंद्र मोदी और कुछ नहीं है। ये सब ढकोसला है, देश, लोग, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद। नरेंद्र मोदी की शुरुआत नरेंद्र मोदी के से ही होती है और अंत नरेंद्र मोदी तक होता है। बाकी नरेंद्र मोदी जी की जो अभिलाषा है उसको पूर्ण करने का बाकी साधन है। अटल जी साधन थे, आडवाणी जी साधन थे, बाल ठाकरे साधन थे, इस देश की जनता साधन है, अमित शाह साधन थे, अभी भी है, बीजेपी साधन है। उन्हें सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, इसलिए उनके मन में थोड़ा भी क्लेश नहीं आया जब शिवसेना तोड़ना था। कई गलतियां की होगी नरेंद्र मोदी जी ने जीवन में, उन गलतियों को लोगों ने माफ भी तो किया है। क्या गलती थी, क्या तय हुआ था? क्या बीजेपी, जिसकी कोई औकात नहीं थी मध्य महाराष्ट्र में, क्या शिवसेना की उंगली पकड़ के
नहीं लाए थे तब क्या बात हुई थी कि महाराष्ट्र में बड़ा भाई, महाराष्ट्र में जो हम चाहेंगे वो होगा, दिल्ली में आप जो चाहोगे वो होगा, हम कतई नहीं पूछेंगे। और कभी शिवसेना ने ये नहीं बोला कि हमको ये मंत्रालय चाहिए, ये मंत्रालय चाहिए। अपने सांसद लाके बीजेपी के कदमों में रख दिए, ये आपका समर्थन, आप जो चाहे करो। लेकिन महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री था इनका, सेकंड टाइम जब आए तो क्या हुआ, किसने छुड़ा भोपा महाराष्ट्र में शिवसेना के पीठ में? क्योंकि आज जरा शिवसेना का स्थापना दिन है तो मैं बता दूं, शिवसेना को कितने टिकट मिलेंगे इसका फैसला आखिरी दिन तक टालते गए बीजेपी। और जब फॉर्म भरने की डेट नजदीक आई तो बीजेपी ने कहा कि हम अपने बलबूते पे लड़ेंगे, आप अपने बलबूते पे लड़ो। अरे शिवसेना के पास तो पूरे कैंडिडेट भी नहीं थे महाराष्ट्र में जीतने के लिए, तब इनको दम्भ था कि हम अपने बलबूते पे ले आएंगे। तब महाराष्ट्र में बड़ी यूनिक सिचुएशन थी, कांग्रेस अलग लड़ी थी, एनसीपी अलग लड़ी थी, शिवसेना अलग लड़ी थी और बीजेपी अलग लड़ी थी। बीजेपी आई तो सही लेकिन सत्ता में नहीं। बगैर शिवसेना के बैसाखी के बीजेपी सत्ता में नहीं चल रही थी, क्योंकि बीजेपी का आंकड़ा बड़ा था। बीजेपी पहले से तय कर चुकी थी कि हमको महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ नहीं जाना है। वो पूरे प्लानिंग के साथ सारी सीटों पे 272 सीटों पे लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके थे। शिवसेना को मालूम था कि हमारी पुरानी सीटों पे लड़ना, वो उतनी ही तैयारी कर चुके थे। शिवसेना को यदि 2 महीने पहले मालूम होता कि पूरे प्रदेश में लड़ना है तो बात अलग होती। शिवसेना को पहला धोखा उन्होंने दिया। उसके बाद शिवसेना ने कहा कि चलो ठीक है भैया, आप मुख्यमंत्री पद लो, लेकिन हमने हमेशा उप मुख्यमंत्री पद आपको दिया, एक उप मुख्यमंत्री पद तो हमको दे दीजिए। उप मुख्यमंत्री पद भी नहीं दिया, जो हम देंगे वही लेना पड़ेगा। अपमानित किया बार बार उद्धव ठाकरे को। यहां तक कि जब देवेंद्र फडणवीस पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए शिवसेना बायकॉट कर चुकी थी। तब शरद पवार जी ने समर्थन देकर उस सरकार को बचाया और इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री व्हाइट वोट से हुआ, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। उसके बाद नागपुर का अधिवेशन था। उस नागपुर के अधिवेशन में शिवसेना नीचे मुंडी करके सत्ता में चली गई। तब मैंने ये सवाल पूछा था कि आप, क्योंकि शिवसेना को, बीजेपी को मदद करने के लिए शरद पवार को बहुत बुरी तरह से महाराष्ट्र में बैकलैश हुआ। शरद पवार नागपुर अधिवेशन में कतई समर्थन नहीं करते और नागपुर अधिवेशन में सरकार गिर जाती। लेकिन उसके पहले शिवसेना ने समर्थन देकर शिवसेना मंत्रिमंडल में चली गई। तब मैंने पूछा क्या हुआ, तब मुझे बताया गया कि तब एकनाथ शिंदे मिलने गए और उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग टूट के अलग हो जाएंगे यदि हम सत्ता में नहीं गए तो। तभी एकनाथ शिंदे को इनको पहचान लेना चाहिए था, लेकिन नहीं पहचान पाए। सत्ता में आने के 3 महीने बाद, उद्धव ठाकरे के 3 महीने के शपथ विधि के बाद हमने खुद इन्फॉर्म किया था कि आपका गड्ढा है ठाणे में, याद रखिएगा। नहीं माने। तो ये क्या बोलते हैं शिवसेना ने गद्दारी की? जब सेकंड टाइम शिवसेना और बीजेपी साथ में आई, फिर बैसाखियों पे सरकार थी शिवसेना के बगैर, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को लग रहा था कि मेरे मुख्यमंत्रित्व काल में मैं पूरा लमसम सरकार बना दूंगा। नहीं हुई बात। फिर शिवसेना ने कहा कि हमको उप मुख्यमंत्री, आपने बोला था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री पद देंगे। बोले हमने बोला ही नहीं ऐसा। अरे जब ये लाल किले पे बोल के झूठ बोलते हैं, जब पार्टी के सदन पे खड़े होकर झूठ बोलते हैं, जब बड़े बड़े रैली में जहां हजारों के लोग तादाद में लोग होते हैं उनके सामने बोलते हैं और झूठ बोलते हैं, तो कमरे में क्या बोला, झूठ बोला है सही बोला, इसकी तो साजिशा करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उद्धव की इसमें बारे में मानता हूँ क्या उद्धव ने सही बोला होगा, झूठ देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं। क्योंकि 6,000 रुपए, अब भी बताओ 6,000 रुपए दूंगा बोले सोयाबीन को जीतने पे, झूठ हो गया। 7/12 बिल्कुल कोरा, मतलब जो आपके ऊपर जो भी किसान पे लोन है सब मैं खत्म कर दूंगा। कहां हुआ? 21 रुपए लाडली बहना, क्या हुआ?
ये तो खुल के झूठ बोलते हैं, पब्लिकली झूठ बोलते हैं, भगवान की कसमें खा के झूठ बोलते हैं, सामने झूठ बोलते हैं, मां का नाम लेके झूठ बोलते हैं। ये बोलते ही झूठ है, मुंह खोलते तो उद्धव ने बोला कि 2.5 साल हमको दे दीजिए, 2.5 साल आप रख लीजिए। नहीं माने। जब उद्धव की अनकंफर्टेबल चीज देख के शरद पवार ने दाव कर दिया। और क्यों ना करेंगे, शरद पवार ने कोई पार्टी थोड़ी तोड़ी। शरद पवार ने एक पार्टी को बोला आप हमारे साथ आ जाइए, सरकार बनाते, सरकार बन गई है। तो वो सरकार 2.5 साल तक चलने दी इन्होंने। 2.5 साल ही उद्धव ठाकरे मांग रहे थे। उद्धव को मानते, 2.5 साल उद्धव को देते तो उद्धव तो मुख्यमंत्री बनते नहीं, उद्धव किसी और को बनाते। और 2.5 साल बाद बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाते। लेकिन बीजेपी अड़ियल 2.5 साल के बाद उन्होंने सरकार गिराई और एकनाथ शिंदे को बनाया। उसमें बीजेपी लॉस में रही। उसके बाद तो फिर चुनाव आयोग का ही टूल किट चला और जिसको 9 सांसद थे, जिसके पास मात्र 2024 में, उसको 130 विधायक मिले। बड़ा अजूबा हुआ। अब ये जो बार बार कह रहे कि रास्ते की लड़ाई, रास्ते की लड़ाई, आज भी जनता किसके साथ है ये बताइए ना। हाँ, एक बात जरूर है, जो जो कमेंट हुए हैं उसमें कि संवादहीनता है, ये मैं कई बार कह चुका हूं। हाँ, जो बाल ठाकरे का संवाद स्थापन करने का तरीका था, तो बाला साहब का कनेक्ट था लोगों के बीच में, वो कनेक्ट वर्तमान शिवसेना में नहीं है। मतलब वहां पे वो किसी भी राजकीय दल में, मैं बता रहा हूं आपको, किसी भी राजकीय दल में वो नहीं होता। मैं मेरा एग्जांपल बताता हूं आपको। मैं विधानसभा गया, सेशन चल रहा था, मुझे कोई ढूंढते हुए आया ये बोलने के लिए कि उद्धव जी मिलना चाहते हैं, बैठे हैं कमरे में। मैंने ठीक है, मैं गया। दरवाजे पे जो खड़ा था वो बोला बैठ जाओ, अभी अंदर मीटिंग चल रही है। मुझे लगा कि हो सकता है मीटिंग चल रही तो प्रोटोकॉल होता है कि भाई मैं कोई इतना बड़ा पत्रकार थोड़ी हूँ कि लोग मीटिंग छोड़ के अंदर। मैं थोड़ी देर बैठा वहां पे, 5-7 मिनट हो गए। फिर मैंने कहा कि मुझे बुलाया गया था भाई, मैंने अपॉइंटमेंट नहीं। बोले वो मीटिंग में। इतने में एक विधायक आ गए, बोले अरे अशोक जी आप यहाँ पे। मैंने अंदर बुलाया था, बोले चलो। मैंने नहीं, अंदर मीटिंग चल रही है, अच्छा नहीं दिखता। वो अंदर गए, उन्होंने जाके उद्धव जी को कहा कि वो अशोक वानखेड़े बाहर खड़े थे। बोले अरे क्यों खड़े, मैंने बुलाया उनको, बुला 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 अंदर। अंदर कुछ मीटिंग नहीं चल रही थी, सब बैठे हुए। तो उद्धव ठाकरे के पास ये जो चांडाल चौकड़ी जमा हुई है, जो मिलने के भी पैसे लेते हैं, बात करवाने के पैसे लेते हैं, इनसे मुक्ति पानी होगी। समाजहीनता बहुत है, ये मैं मानता हूं। मैं आज भी महाराष्ट्र में घूमता हूं तो शिवसैनिक यही कहते हैं मुझे, बात ही नहीं होती हमारी, क्या करें, मिलता ही नहीं कुछ। नहीं तो पहले तो कोई भी कहीं उठ के यवतमाल जिले का सेना जिला अध्यक्ष जाता था, मातोश्री पे खाना खा के आता था। और बाला साहब ठाकरे से ज्यादा उनकी पत्नी की रिलेशन इतने लोगों के साथ, मतलब बहुत बेहतरीन थे, सब उनको मां साहब कहते थे। वो बोलती थी कि अरे वो उधर बाला साहब ने डांटा भी किसी बात को लेके किसी जिला अध्यक्ष को, तो जाते समय जब बात बोले नहीं ऐसा नहीं जाओगे, खाना खा के जाओ, खाने का टाइम हो गया, कैसे जा रहे हो तुम। साहब बोलते ऐसे, बहुत प्यार करते तुमसे। वो मानवीय पहलू जो है वो खत्म हो गया। वो संघर्ष जो बाला साहब ने किया, शायद उद्धव ने नहीं किया, शायद। वो सभी पार्टियों में जितनी रीजनल पार्टियां, सबके सेकंड सभी जनरेशन में राजनीतिक प्रॉब्लम। जो मुलायम सिंह ने किया वो अखिलेश ने नहीं किया, जो इंदिरा गांधी ने किया वो राहुल गांधी ने नहीं किया। वो आपको डिफरेंस दिखेगा। और इन लोगों को कम से कम अपने पूर्वजों को, एक बात तो राहुल गांधी को तो भी देखना होगा कि इंदिरा गांधी के पीछे जनता पागल क्यों थी, किस लिए थी भाई। कुछ तो उनमें रहा होगा। जवाहरलाल नेहरू के लिए लोग क्यों पागल थे, कुछ तो रहा होगा। उस पहलू को देखना जरूरत है। आज मुझे बताइए, इतने लोग किसान जान देते हैं, कितने जगह
आदित्य को क्या काम है, उठ के कई खबर पड़ी एक किसान की जान दे दी, सीधा उठ के घर पहुंच गए। आदित्य, हाँ, नौजवान ये है, नहीं, उनको तो लगता है कि घुटने में दर्द है, दिन भर ये दौड़ना चाहिए। बात कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी को समझ में आ गई। राहुल गांधी को समझ में आ गई कि इंदिरा गांधी का पुनरुत्थान कैसा हुआ। बिहार में बरसात में हाथी पे बैठ के गई वो नरसंहार वालों को मिलने, जिनके घर नरसंहार हुआ। हाँ, तो ये बेलची। राहुल गांधी कहते तो कनेक्ट होने लगी। राहुल गांधी किसी के यहाँ डेथ होती है तो जाते हैं, किसी के यहाँ कुछ हो गया तो नहीं जा पाए तो फोन पे बात करवाते हैं। कहीं ना कहीं तो कनेक्ट है। लोगों को लगता है कि मेरे राहुल जी आ गए, राहुल जी ने बात की है। लेकिन प्रॉब्लम राहुल जी की यहाँ पे है, राहुल जी बात कर सकते हैं लोगों से, अभी भी लोग राहुल जी से बात नहीं कर सकते। वो सब नंदी बैल बैठे बाहर, जब तक उनको चारा नहीं खिलाओ अंदर, नहीं तो सिंह मारते हैं। लेकिन फिर चाहे बैजू हो, चाहे अलंकार हो, चाहे कौशल हो, वही स्थिति यहाँ पे है। लेकिन इसके बावजूद भी बाला साहब से प्यार करने वाले महाराष्ट्र में अथाह है, उसके आगे मैं एकनाथ शिंदे टिक नहीं वही सकता। वही बात मैं कह रहा था कि ये कुछ भी हो, इससे क्या होता है कि इन चीजों को एक्सक्यूज बनाया जाता है। आप बताइए, सब बातें हमने कर दी, हमको नरेंद्र मोदी और इनके सिस्टम को भी, सिस्टम के बारे में भी करना होगा। नेचुरल नेचुरल एक प्रकृति का सिद्धांत होता है ना। प्रकृति का सिद्धांत क्या होता है? प्रकृति का सिद्धांत है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई पैदा हुए। राम पहले पैदा हुए, राम बड़े भाई बचपन से, मतलब जन्म से बड़े भाई थे, तो मृत्यु तक बड़े भाई वही रहे। ऐसा नहीं हुआ कि बीच में आज 2 साल के लिए बड़े भाई लक्ष्मण तुम हो जाओ, तुम बड़े भाई हो गए, 2 साल के लिए भरत 1.5 साल तुम भी बड़े भाई हो जाओ। जन्म से जो बड़ा भाई है वही बड़ा भाई मृत्यु तक होता है। लेकिन ये भाजपाई हैं, ये उंगली पकड़ते हैं छोटा भाई बन के, और उसके बाद उंगली पकड़ के हाथ हाथ काट के बड़ा भाई बन जाते हैं। ये नेचुरल प्रिंसिपल्स का उल्लंघन है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। इन्होंने नीतीश के साथ छोटा भाई बन के बड़ा भाई बन गए, उद्धव के शिवसेना के साथ वही काम किया। सब किसको छोड़े ये सब? ये तो अच्छा हुआ किसी बेटा नहीं बने, नहीं बाप बन जाते, कहते बेटा हुए थे हम बाप अब हैं। संघ का, मैं कुछ बोलने जा रहा हूं उसको अन्यथा मत लीजिएगा। संघ का डीएनए यदि देखा तो वो प्रकृति के विपरीत ही जाता है, समाज के प्रकृति के विपरीत जाता है। अप्राकृतिक जिसको कहते हैं, उसके लिए संघ जाना जाता है। तो संघ जहां लोग, कहीं होगा संघ ब्राह्मणवाद पे हावी होगा। जब लोग देखेंगे उधर संघ ने सब लोग इकट्ठा हो गए, तो संघ दिखाता बहुत है कि मुसलमान भी हमारे हैं। लेकिन मुसलमानों को प्रताड़ित करने वाले सारे लोग कौन? संघ के आउटफिट है। हाँ, हाँ, पूरे दिन। समय आया तो संघ, बीजेपी संघ की, समय आ गया वो उनकी राजनीति का काम है, हमको हमारा कोई लेना देना नहीं। अच्छा काम किया हमारे है, संकट का सवाल आ गया वो बीजेपी का सोच है। जब तक अध्यक्ष इनके मर्जी का था, बीजेपी इनकी थी। जैसे बीजेपी में संघ की सुनवाई खत्म हो गई, बोले हमारा बीजेपी से क्या लेना देना, हमारी विचारधारा को मानने वाला एक राजनीतिक दल है, हमसे वो फायदा उठाते हैं, हम उसमें क्या कर सकते हैं, बाकी भी राजनीतिक दल हमारा फायदा उठा सकते हैं। अरे इतना मूर्ख समझते हो जनता को? बगैर संघी हो के वहां पे मुख्यमंत्री नहीं, मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता नॉन संघी आदमी कोई। सुषमा स्वराज संघी नहीं थी तो बेचारी कभी अध्यक्ष नहीं बन पाई पार्टी की, नहीं तो उनसे बड़ी संगठन में काम करने वाली महिला नहीं मिलती थी। तो आज के डेट में भी ये शक्ति परीक्षण किस लिए है, मैं आज बार बार कहता हूं, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स हटा दो और पुलिस हटा दो। इन्हीं ये जो विधायक 6 सांसद भाग के, नहीं अरे विधायक सांसद भग के जब घर में नहीं रहेगा कोई, इतना लोगों के बीच में क्रोध है। अपने नहीं। और इनको अभी जो गद्दारी कर गए वो हो गए, मतलब वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी, टैक्स पेयर्स के पैसे थे, और ममता की सिक्योरिटी हटा दी, हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री की। ये छिछोरापन्नी है तो क्या राजनीति में? इसमें प्रगल्भता बोलते हैं, मैच्योरिटी बोलते हैं। और बच्चू कड़ू का आपने स्टेटमेंट दिया, बच्चू कड़ू जैसा तो
नालायक, जो लायक नहीं, ऐसा नेता अभी महाराष्ट्र के पटल पे दिखेगा नहीं आपको। प्रहार पार्टी अपनी अमरावती जिले में चलाता है, 2 विधायक, और पूरा दलित शोषित उसको भगवान मानता था। यही किसानों भगवान। वाला यही है ना, यही बच्चू हाँ। कडू ही है ना। बच्चू कडू। हाँ, और जब बच्चू कडू मतलब बोलता था विधानसभा में तो आग उगलती थी। बच्चू कडू ने समर्थन दिया महाविकास आघाड़ी को, मंत्रिमंडल बन रहा था। यही बच्चू कडू पूना में मुझसे मिलने आए थे। बोला आपके पास इंफॉर्मेशन होती है क्या, मुझे आप बताओगे? मैंने बोला क्या इंफॉर्मेशन? बोला क्या मेरा मंत्रिमंडल में नाम है? मतलब मैं, आपको किसने बोला था? बोला मुझे उद्धव जी ने प्रॉमिस किया था। मैंने शिवसेना के एक बड़े नेता को फोन किया उन्हीं के सामने। मैंने बोला आपको क्या लगता है बच्चू कडू का? तो उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया। बोले बच्चू कडू का नाम मीटिंग में आया था, लेकिन शरद पवार जी ने कहा कि पहले ही 3 राजनीतिक दलों में मंत्रिमंडल बट रहा है। हर राजनीतिक दल को परेशानी हो रही है कि इतने कम मंत्री पोर्टफोलियो में इतने लोग एडजस्ट कैसे करें। अब 1-1, 2-2 सीट वालों को भी मंत्रिमंडल देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उद्धव जी ने कहा कि मैंने प्रॉमिस किया था शरद जी। तो बोला फिर उद्धव जी आप अपने इसमें एडजस्ट करो। तो उद्धव ने अपना एक राज्य मंत्री का नाम काटा और उद्धव ठाकरे के शिवसेना के कोटे में इन्हें राज्य मंत्री बनाया। बताओ, आज ये ज्ञान दे रहा है। ये आदमी कैबिनेट मंत्री के लालच में गुवाहाटी चला गया। सुनो, गुवाहाटी से वापस आ गया। गुवाहाटी से वापस आने के बाद मंत्रिमंडल बना, इसमें इनको राज्य मंत्री भी नहीं बनाया गया। ये धुसफूस करते रहे। फिर चुनाव हुए, फिर उसमें भी कोई जगह नहीं मिली, फिर ठुस करते रहे। फिर ये एकनाथ शिंदे के साथ चले गए और उसका वक्तव्य जो है वो राजनीतिक व्याभिचार का वक्तव्य है। क्या कहा उन्होंने हेडलाइन में? जरा एडिटर आपके पास हो तो लगा दो। उन्होंने कहा क्यों आए हैं लोग, क्यों आए हैं? बच्चू कडू का स्टेटमेंट। बच्चू कडू ने ये नहीं कहा कि विकास के लिए महाराष्ट्र के। बच्चू कडू ने ये नहीं कहा कि शिवसेना गलत काम कर रही है, राष्ट्रद्रोह का काम कर रही है। बच्चू कडू ने कहा कि अपने खुद के राजनीतिक भविष्य के लिए ये लोग हमारे साथ आए हैं। यही। यदि ये अपने खुद के राजनीतिक भविष्य के लिए एकनाथ शिंदे के साथ आए तो इनको समाज से क्या मतलब, इनको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या मतलब, इनको अपने मतदाताओं से क्या मतलब? ये कॉन्स्टिट्यूएंसी का विकास करने नहीं आए, ये अपना अगला चुनाव सिक्योर करने आए हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगला चुनाव टूल किट का होगा, जनादेश का नहीं ज्ञानादेश का होगा। तो ये जनादेश पे विश्वास नहीं कर सकती। जिस जनता ने इनको संविधान बचाने के लिए भेजा, 2026 की लड़ाई संविधान बचाने की थी। देखिए, बच्चों राजनीतिक सराहना करते हुए कहा कि सांसद आ चुके, अब कुछ विधायकों के आने की संभावना है। शिंदे साहब की प्लानिंग बिल्कुल सटीक है। जो नेता और जनप्रतिनिधि भविष्य की राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हैं वो अपने फैसले ले रहे हैं। भविष्य की राजनीतिक परिस्थिति, ना कि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का विकास, ना कि महाराष्ट्र का विकास, ना कि अपने लोगों का विकास। भविष्य की राजनीति ज्ञानादेश की है। तो चुपचाप चले जाओ एकनाथ शिंदे के साथ, टिकट मिला तो ठीक है, नहीं तो आगे पीछे कारपोरेटर भी, ये जो सांसद गए कल कारपोरेटर बनाए जाए तो भी ये खुश होंगे। जैसे वो तुम्हारे जो है उसको राज्यसभा से विधान परिषद भेज दिया तो खुश है। उनको भी वो हो गया नीतीश कुमार कि अभी तक सांसद था, मैं विधान परिषद तो गया ही नहीं। भावना गौड़ी 5 बार की सांसद, विधान परिषद में चली गई एमएलसी बन के। 5 बार की सांसद। तो इनको मान अपमान कुछ नहीं है, मक्खन चाहिए। कटोरा भर के मिले, चम्मच भर के मिले, या किसी ने बोल दिया कि वो उधर थाली के नीचे गिरा हुआ है उसको ही चाटो, तो थाली के नीचे का मक्खन चाटने के भी जा सकते हैं। ये वो स्वार्थी लाट है। महाराष्ट्र में अब राजनीतिज्ञ रहे कहां? महाराष्ट्र में तो दलाल हो गए, बिकाऊ उम्मीदवार हो गए, नेताओं की मंडी हो गई महाराष्ट्र में। तो
चलिए खैर अभी हमको इजाजत दीजिए और देखिए ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, सब 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 हजम कर जाएंगे और हजम करके भी पेट में रखे रहेंगे और उसको समय समय जो पर जो 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 किले के दरवाजे खोल रहे हैं शत्रुओं के लिए, उनको भी गद्दारी के लिए फांसी दी जाएगी, उन्हीं द्वारा जो किलों को पे कब्जा करेंगे। वो यही वही कहेंगे आने वाले समय में जब 5 साल बाद फिर राजनीति रेखांकित होगी, तब लोग कहेंगे कि जो आदमी शिवसेना का नहीं रहा वो बीजेपी का कैसा रह सकता है, इसके बिल्कुल बगैर वही ही हम सत्ता में आएंगे। हमको इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते एक शेर जैसे जो भी होते हैं जो इस दौर में समझौता नहीं कर रहे हैं भाई, उनको तो हम जरूर सुनवाएंगे। राजा भाऊ वाजे इस दौर में समझौता नहीं किया, वो भी चला जाता आराम से, तो राजा भाऊ वाजे को सुन लीजिए। हमें फिर जो है इजाजत दीजिए, सुनवा दूंगी। ने अपना स्वागत किया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, जो काम मैंने किया है वो मेरा कर्तव्य था, लेकिन सबको आनंद हुआ है तो मैं भी बहुत खुश हूँ। और संजय राउत ने कहा है कि जो 6 सांसद बागी है उनको धमकी दी गई, उसको क्या कहेंगे? उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। देखिए बड़ा सिंपल सा आदमी, कोई वाई प्लस नहीं है ना, जनता घेरे पड़ी है, यही फर्क होता है। कैसे कार्यकर्ता टूटे पड़े हैं अगल बगल, और आदमी ने क्यों कोई कुछ नहीं किया है कि अपने इलाके में एयरपोर्ट ले आया, अपने मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ गद्दारी नहीं किया, और लोग गद्दारी न करने पर इतना खुश हैं कि अगल बगल हुजूम इकट्ठा है, और गद्दार सिक्योरिटी मांग रहे हैं, सिक्योरिटी में घुमाओ। वाह, यही है हकीकत और कुछ नहीं है। लेकिन आजकल कोई फर्क नहीं है कि जनता आपके पास है कि नहीं है, आपके पास इसका हिसाब किताब ईडी सीबीआई सब। चलिए इजाजत दीजिए, फिर जब अपडेट होगा तो आएंगे हम लेकर के, वो सब लेके आएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।